हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ठीक होंगे और कोरोना के बीच मस्त अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। सो इस आज अपन पढ़ने वाले बल तथा गति के नियम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं शाहरुख आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है। सो अगर बल तथा गति के नियम ये पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं बल तथा गति के नियम। जैसा कि मेरे प्रीवियस क्लास अच्छी चल रही है उसको उसमें अब जब इंट्रोडक्शन मैंने क्लास लिया था पहली क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं बल पढ़ाऊं, बल तो थोड़ा सा जस्ट डेमो दिया था वहां पर, लेकिन आज अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में बल होता क्या है। बल 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 एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है किसी वस्तु का। बल मतलब किसी भी वस्तु का एक प्रकार से धक्का, उसको धक्काना या वस्तु को खींचना, जिसके कारण क्या होती है, वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में आ जाती है, वस्तु जो है वो मोशन में आ जाती है। तो वही क्या चीज होती है, बल होता है। बल के द्वारा बहुत सारे काम होते हैं, पॉसिबल होते हैं। जैसे एक बल है, बल के द्वारा ही मैं इस पेन को उठा सकता हूं, इस पेन को उठा सकता हूं, डब्बा उठा सकता हूं जमीन पे से। ठीक है, तो ये होता है बल। अब बल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसका मात्रक। क्या मात्रक? मैंने आपको जब मात्रक वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया सेकंड, आई थिंक सेकंड वीडियो है, उसमें सब कुछ मैंने बताया है। तो बल बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ये होता है एसआई मात्रक, इंपॉर्टेंट है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन। और सीजीएस मैंने पूरी पद्धति भी बताई है आपको। सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ठीक है, और सीजीएस मात्रक मेरे पास होता है डाइन। ठीक है, और मेरे पास एक रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये 2 या 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, एसआई मात्रक होता है न्यूटन। उसके बाद में इस 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। वो जो डाइन होता है वो सीजीएस मात्रक होता है। मैंने ये बताया मात्रक वाली की क्लास में, ये सीजीएस क्या है, इसका मतलब सेंटीग्राम और सेकेंड में जनरली पूरा डिटेल में समझाया है, कृपया करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, सो बल, अब बल के टाइप में देखते हैं, बल कितने प्रकार का होता है। बल का प्रकार में सिंपल सा अपने को एक बल 2 प्रकार से हम उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रकृति के आधार पर बल, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण, अब गुरुत्वाकर्षण बल समझने, ग्रेविटेशनल फोर्स समझने के लिए हम नॉर्मली 2 पिंडों को कंसिडर करते हैं। कोई भी पिंड है, मान लो कोई भी पिंड है, ये पिंड है, कोई भी एक वस्तु है, इसके अंदर पिंड है, इसमें क्या कण नहीं होंगे? तो इसमें जो कण है, इस प्रत्येक पिंड मतलब एक प्रकार से प्रत्येक पिंड अपना द्रव्यमान, मतलब इसका मास होगा, द्रव्यमान होगा। प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मान लो एक और ये पिंड है, तो ये अपने द्रव्यमान को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करेगा उस पिंड को। तो ये जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा? गुरुत्वाकर्षण फोर्स रहेगा। ठीक है, मतलब ये पिंडों के बीच में ही लगता है, उनके द्रव्यमान के कारण जो फोर्स आता है मेरे पास वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे दुर्बल मतलब सबसे वीक बल है, सबसे कमजोर बल है। पूरे जितने भी बल पढ़ूंगा मैं उसमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। अब आता है दुर्बल नाभिकीय बल। अब सेकंड में बताता हूं आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा पहला बल। उसके बाद में आता है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सेकंड टॉपिक बल है मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जब रेडियो सक्रियता होती है, जब रेडियो सक्रियता के दौरान ये बल कब अस्तित्व में आता है? जब बीटा पॉजिटिव कण निकलता है। रेडियो सक्रियता के दौरान जब बीटा पॉजिटिव कण का उत्सर्जन होता है तब दुर्बल नाभिकीय बल अस्तित्व में आता है। तो इसमें सिर्फ यही पॉइंट आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा ध्यान से कि दुर्बल नाभिकीय बल, जब बीटा पॉजिटिव कण का रेडियो एक्टिविटी के दौरान उत्सर्जन होता है तो दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। इसकी जो कोटि होती है वो होती है 10⁻25। कितनी होती है? 10⁻25 कोटि का होता है। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके नाम में ही इसका अर्थ है मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बलों का सम्मिलित रूप ही क्या है, विद्युत चुंबकीय बल है। बस इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, डेफिनेशन ये दो बल अपने को पता होना चाहिए जो कि मैं आपको बता चुका हूं। विद्युत चुंबकीय बल वह बल होता है जो विद्युत और चुंबकीय बल दोनों को सम्मिलित रूप से जो बल लगेगा वही विद्युत चुंबकीय बल होगा। इसकी जो कोटि होती है वो 10⁻⁻36 की होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो चीज जो मैंने ये कोटि लिख रहा हूं, ये रेंज लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद में आगे आता है प्रबल नाभिकीय फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। इससे सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने अधिकतर एग्जामों में देखा है कि क्वेश्चन बोलता है वो सिंपल सा आपसे ये बोलता है कि प्रबल नाभिकीय फोर्स किन किन के बीच में लगता है। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि प्रबल नाभिकीय फोर्स, नाभिक के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको मतलब मैं बताऊंगा, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो बल है वो प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या बोल रहा हूं, और मतलब होता है या, एंड नहीं है, अंतर समझना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करके लिख लेना आप, ठीक है, कि ये जो बल है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये बल लगता है, प्रबल नाभिकीय बल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसकी जो कोटि होती है 10⁻38 की कोटि होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रबल नाभिकीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली है। मेरा कहने का मतलब है जो प्रबल नाभिकीय फोर्स है वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली है। अब ठीक है सर, आपने गुरुत्वाकर्षण से तो कंपैरिजन कर लिया, लेकिन बताइए दुर्बल नाभिकीय बल से कितने गुना अधिक शक्तिशाली है। तो ये 10⁻38 है, ये प्रबल नाभिकीय फोर्स का है। दुर्बल नाभिकीय फोर्स कितने की कोटि क्या होती है, 10⁻25। तो मतलब ये कितना ज्यादा है इस 25 से, 10⁻13 गुना। इस 38 में से सीधा 25 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा 10⁻13 गुना अधिक शक्तिशाली है। किससे, दुर्बल नाभिकीय बल से प्रबल नाभिकीय बल 10⁻13 गुना अधिक शक्तिशाली है। उसके बाद आता है, ये एक और पूछा जाता है कि जो प्रबल नाभिकीय बल है वो विद्युत चुंबकीय बल से कितने अधिक गुना शक्तिशाली है। तो ये है 10⁻2। क्यों, क्योंकि 10⁻38 यहां है, 10⁻36 यहां है, दोनों में से माइनस कर देंगे तो 10⁻2 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को बढ़िया, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूं इसको। एक बार अच्छे से ध्यान से, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से आप देखिए और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता हूं मैं, नॉर्मली ये 4 प्रकार के जो नेचर के हिसाब से बल मैंने देखा, लेकिन बल और 2 प्रकार के, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। अब संतुलित बल और असंतुलित बल को समझने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। संतुलित बल, मान लो कोई ये बॉक्स है, ये कोई एक बॉक्स है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहा है, F लग रहा है, F1 F2 और भी फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, खींच रहा है उसे, क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इसे इधर खींच रहा है। लेकिन इनका जो परिणामी है मतलब मॉड ऑफ F वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी बॉक्स है, उसको अगर मैं कितने भी उसमें बल लग रहा है तो उनका परिणामी बल जो होगा वो कितना रहेगा, 0। तो ये क्या होता है, संतुलित बल। और अगर उसका परिणामी बल मॉड ऑफ ए अगर 0 नहीं होता है, मॉड ऑफ ए अगर 0 नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, असंतुलित बल होगा, अनबैलेंस फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा देखा होगा आप, रस्सा खींचना तो आपने सभी देखा होगा नॉर्मली। उसमें क्या होता है, जो कमजोर टीम है वो एक को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये जो इसका है असंतुलित बल, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें एक तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक तरफ फोर्स क्या है, कम लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन गति के नियम पढ़ेंगे, जो कि आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, इससे क्वेश्चन बनता ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गति के नियम। पहला ही सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, बताइए कि गति के नियम किसने दिया था, बताइए कि गति के नियम किसने दिया। तो सबको पता है, सिंपल सा, न्यूटन भाई साहब ने। वैज्ञानिक क्या नाम है, न्यूटन। न्यूटन ने जो है भैया गति के नियम दिए 1687 में। वो जो बुक लिखी वो लिखी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया, इंपॉर्टेंट बुक है,
एग्जाम में पूछा गया कि न्यूटन ने जो गति के नियम दिए वो किस बुक में दिए, सबसे पहले लिखा वो जिस बुक में लिखा वो है प्रिंसिपिया। बुक का नाम आप क्या याद रखेंगे, प्रिंसिपिया। और किस सन में दिए, 1687 में। तो भैया अब उसके 3 नियम दिए नॉर्मली। उसने प्रथम नियम बोलता है यदि कोई वस्तु, ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, तब तक उस पर कोई बाह्य लगाया ना जाए, तब तक उस पर कोई बाह्य लगाया ना जाए। स्पष्ट सुनेंगे, फिर से एक बार मैं दोहराता हूं कि प्रथम नियम क्या बोलता है कि यदि किसी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, तब तक उस पर बाह्य ना लगाया जाए। और जो प्रथम नियम है उसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और क्या क्या बोलते हैं। गैलीलियो का नियम भी प्रथम नियम होता है, और जड़त्व का नियम भी हम प्रथम नियम को ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद ही रख लेना, जिसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के पीछे लॉजिक है, जिसे बोलते हैं जब भी हम किसी पेड़ में टहनी हिलाते हैं तो क्या होता है, उसके जो फल है वो टूट कर गिर जाते हैं। क्या ऐसे कैसे होता है? ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, न्यूटन के प्रथम नियम का। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी मैं डाली को हिलाता हूं तो उसके कारण क्या होता है, सिर्फ जो डाली है वो मोशन में आती है, उसमें गति आती है, लेकिन जो फल है वो विराम अवस्था में ही रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया होगा, मतलब सिर्फ डाली गतिशील अवस्था में आती है, बट उसके जो फल है वो रेस्ट कंडीशन में रहेंगे, इसी कारण वो क्या है, फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं वो गोली, क्या आपने सुना ही होगा कि जनरली किसी भी कांच में अगर मैं गोली मारूंगा तो कांच आर पार हो जाएगा, कांच के आर पार गोली निकल जाएगी, लेकिन वहीं अगर मैं बड़ा पत्थर मारता हूं तो कांच पूरा ही टूट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब मैं गोली चलाता हूं तो उसका एक तो वेग बहुत अच्छे ज्यादा होता है, और जो भी कांटेक्ट, सपोज ये कोई एक कांच है, सपोज ये कोई एक कांच है, इसमें गोली चल रही है, तो जब मैं गोली चलाता हूं तो इसका थोड़ा ही सरफेस एरिया कांटेक्ट में आता है गोली के, लेकिन वहीं अगर मैं कांच पर पत्थर मार देता हूं तो इसका बहुत ज्यादा सरफेस एरिया, मतलब ज्यादा कांटेक्ट एरिया इसके कांटेक्ट में आ जाता है, इसीलिए क्या पूरा कांच टूट जाता है। ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी न्यूटन की गति के फर्स्ट का एग्जांपल है, फर्स्ट नियम का एग्जांपल है। उसके बाद अपने पास आता है जब हम किसी भी चद्दर या किसी भी दरी है उसमें जब आप लकड़ी से मारते हैं तो उसमें जो कण गिरते हैं, जो पार्टिकल गिरते हैं, वो किसका एग्जांपल है, वो भी किसी का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं गतिमान ट्रेन। ट्रेन से क्या है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई व्यक्ति है किसी गतिमान ट्रेन से कूदता है तो वह देखना, अगर वो सीधा कूदेगा तो वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं नीचे गिरता हूं तो सिर्फ जो मेरे पैर हैं, क्या ध्यान देना, सिर्फ जो मेरे पैर हैं वो रेस्ट में जाते हैं एकदम से, लेकिन मेरा जो ऊपर का शरीर है वो गतिशील अवस्था में ही रहता है, जिसके कारण क्या, अगर मैं सीधा कूदूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। इसीलिए क्या करते हैं अधिकतर लोग, तुम देखते ही होंगे कि वो ट्रेन के साथ थोड़ी दूर चलते हैं, ऐसे ही बस के साथ भी तो थोड़ी दूर चलते हैं वो, इसीलिए लॉजिक यही है, क्योंकि अगर मैं सीधा कूदूंगा तो मेरे पैर एकदम से रेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे और ऊपर का शरीर मेरा मूवेबल रहेगा, इसलिए मैं गिर जाता हूं। ठीक है, इसलिए उसको सजेस्ट किया जाता है कि नॉर्मली वो थोड़ी दूर चले ट्रेन के साथ। ठीक है, तो ये उसके प्रथम नियम के एग्जांपल हो गए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रथम नियम बाकायदा क्लियर हो गया होगा। अब आता है गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम पढ़ने से पहले कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। संवेग, संवेग का सीधा सा आपको मात्रक पूछ लेता है कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो संवेग जो होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मैं क्या कहता हूं, संवेग। मैं डेफिनेशन एक तक फॉर्मूले से बना रहा हूं, जो कि किसी भी बुक में देखोगे यही मिलेगी। क्या बोलता हूं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलता हूं मैं, संवेग। ठीक है, अब उसके बाद में द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी, और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको, जब मैंने मात्रक वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको ये जनरली चीज पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में आता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है, यदि दो या दो से अधिक पिंडों पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यदि दो या दो से अधिक पिंडों पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। फिर से सुनेंगे, यदि दो या दो से अधिक निकायों पर बाह्य बल लगाया जाए तो उसका पूरा संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। बस इतनी चीज अपने को याद करना है। कभी भी वो ये नहीं पूछेगा बताओ संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा उसका क्या
एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल में भी क्या है, ये रॉकेट का प्रक्षेपण। जो रॉकेट का प्रक्षेपण है, रॉकेट का प्रक्षेपण है वो किससे संबंधित है, संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है। और दूसरा है नाव से कूदना, नाव से किनारे पर कूदना। ये दोनों एग्जाम्पल जो है रॉकेट के ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सिर्फ ये एग्जाम्पल हमको याद रखना है कि किसका एग्जाम्पल, किस नियम का क्या एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से आगे आता है सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है यदि किसी वस्तु या किसी पिंड पर मैं बल लगाता हूं, महाबल लगाता हूं, तो वो जो बल है उसके संवेग में परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं से मैंने फॉर्मूला, इसी जगह से ये वाली डेफिनेशन भी बनती है। बस हमको एक ही लिंक, एक चीज याद रखनी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। मतलब सेकेंड नियम ये बोलता है यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य लगाया जाता है तो उसका उसमें लगाया गया बल, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया तो वो बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इसी को एक और तरीके से हम डेफिनेशन एक और तरीके से बोलते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये किसने बोला, न्यूटन का सेकेंड नियम। सिंपल वो क्वेश्चन बोलेगा कि बता F बराबर m है, ये किसका नियम, ये कौन से नियम है, न्यूटन का सेकेंड नियम है, याद रखना। ठीक है, या फिर ये दे देगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, बताओ न्यूटन के किस नियम के अनुसार है। तो ये सब किस नियम के अनुसार है, सेकेंड नियम के अनुसार हम देखते हैं। उसके बाद में सेकेंड नियम का अनुसार एक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि हमें याद रखना है, ये क्रिकेट की। जब हम नॉर्मली लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जब कैच पकड़ते हैं, नॉर्मली मैच खेलते हैं तो कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। नहीं तो अगर हाथ को स्ट्रेट लगा तो हाथ की हथेली पर लगेगी और गेंद नीचे गिर जाएगी। तो जो अपन हाथ को पीछे करते हैं तो वो किसके कारण, जो एग्जाम्पल है वो किसका है, न्यूटन की सेकंड गति का नियम का ही एग्जाम्पल है। और उसके बाद में थर्ड नियम, थर्ड नियम तो सबको ही नॉर्मली पता होगा, नहीं होगा तो आज मैं बताता हूं क्या। तीसरा नियम, तीसरा नियम बोलता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। स्टेटमेंट सुन लेना मेरा ध्यान से, आप चाहो तो इसको पॉज करके इसको लिख भी लेना। ठीक है, तो जैसे कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड पे धक्का लगा रहा हूं, इस बोर्ड पे अगर मैं धक्का लगा रहा हूं तो ये बोर्ड भी मेरे को उतनी ही धक्का लगा रहा होगा, उतने ही फोर्स से, जितने फोर्स से मैं अंदर धक्का रहा हूं वो भी मेरे को उतने ही फोर्स से क्या बाहर धक्का रहा होगा। तो इसके एग्जाम्पल नॉर्मली ठोस भूमि पर जब हम चलते हैं, नॉर्मली हम ठोस भूमि पर चलते हैं तो हमारे पैर हमारे पैर जो कॉन्टेक्ट सरफेस, जितने सरफेस के कांटेक्ट में पैर, तो जितना फोर्स लगाएंगे वही कांटेक्ट सरफेस हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, उसी प्रकार पानी पर तैराक क्या करता है, जब तैरता है तो वो अपने हाथ से जितना पानी धकेलता है उतना ही वो आगे बढ़ता है, मतलब वो पानी भी उससे ही उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये भी किसका एग्जांपल, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। तो मैंने आप लोगों को आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया है न्यूटन की गति के नियम। इसके इस चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या क्या है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो तीनों नियम के नियम याद होने चाहिए। उसके बाद उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरा नियम का तो सीधा सीधा बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कौन सा नियम कहता है, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम कहता है, थर्ड नियम कहता है। ठीक है, तो आप देखते हैं आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग से सीधा सीधा एक तो आवेग का सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेता है एग्जाम में वो। तो आवेग बराबर यदि किसी वस्तु पर मैं बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाऊं, मैं बोल रहा हूं बल गुणित समांतराल के गुणनफल, मतलब मैंने उस पर जो फोर्स है, मतलब बल है, बहुत कम टाइम के लिए लगाया तो वह क्या कहलाएगा, आवेग। मतलब जब किसी वस्तु पर हम जो बल लगाते हैं वो बहुत कम समय के अंतराल में लगाते हैं तो ये चीज होती है, वो क्या होता है, आवेग होता है। आवेग के मस्त दो एग्जांपल है, आपको वो चीज याद करना है। एक तो चीनी के बर्तन को घास में कागज में रखते हैं, जो कि चीनी का बर्तन हमारा नॉर्मली होता है वो, उसे हम घास व कागज में रखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। उसके बाद में इसका जो मात्रक है वो होता है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको मात्रक वाली क्लास में बताया है न्यूटन। और समय का क्या होता है, सेकेंड। या फिर इसका ही एक और मात्रक होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इसका एक और मात्रक होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक,
जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कोई व्यक्ति है, वो भैया कहां पर खड़ा है, लिफ्ट में है। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में, या व्यक्ति का आभासी भार, सबसे पहले व्यक्ति का आभासी भार होता क्या है। ये कोई व्यक्ति है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये अभी नॉर्मली लिफ्ट में खड़ा है, ये लिफ्ट में खड़ा है। तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है, जो नीचे वाली सरफेस है, इस व्यक्ति पर एक बल लगाती है, इस व्यक्ति का पर एक बल लगाती है, उसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर बोलते हैं। और यही उसका क्या होता है, आभासी वेग। यही क्या होता है, आभासी वेग। ये कौन लगाती है, जो भी कांटेक्ट सरफेस है वो लगाती है इसको। और उसके बाद इस व्यक्ति के भार के कारण, जो व्यक्ति है इसके वास्तविक भार के कारण इस पे एक और फोर्स लगता है, वो होता है क्या, mg। ये mg जो है उसका क्या रहेगा, वास्तविक भार। बस अपने को यही वास्तविक और आभासी मतलब एपरेंट वेट और रियल वेट में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, हमें वही चीज चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लिफ्ट की पहली कंडीशन, अब आप ध्यान देंगे इधर, लिफ्ट की पहली कंडीशन ये है कि जो लिफ्ट है, ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है। क्या हो रहा है, जो लिफ्ट है भैया एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, कोई त्वरण नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से, एक समान वेग से ऊपर या नीचे आएगी तो लिफ्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसका अपरेंट वेग उसके इसके बराबर होगा, सीधे mg के बराबर होगा यहाँ पे कंडीशन में, ठीक है। अब उसके बाद में चेंजेस कहां आएंगे, चेंजेस आएंगे जब लिफ्ट जो है एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। लिफ्ट कहां जा रही है, एक समान त्वरण से कहां जा रही है, ये ऊपर लग रहा है, ध्यान देना इस चीज को। नॉर्मली मैं इसका क्या करता हूं, एफबीडी बना लेता हूं। एफबीडी को बोलते हैं भैया फ्री बॉडी डायग्राम। मैं इस चीज का, मान लो कोई व्यक्ति है, इसका फ्री बॉडी मतलब यहां पे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। तो इसके वेट के कारण इसका एक आभासी भार लगेगा, कहां की जगह, ऊपर, इसको बोलूंगा आर। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं और इसके वास्तविक भार, वास्तविक, और एक वेट कहां लगेगा, इसके नीचे, जो कि उसका रियल वेट होगा, वास्तविक भार, वो क्या होगा, mg। और एक लिफ्ट कहां जा रही थी, एक समान त्वरण से ऊपर। लो एफबीडी बना लिया मैंने। आई थिंक एफबीडी समझ में आ रहा होगा कि जो है व्यक्ति है उसका मैंने एफबीडी नॉर्मली ये बनाया, उसकी जो अविलंब प्रतिक्रिया बल है वही उसकी क्या, आभासी भार है जो ऊपर लगेगा, और उसका जो वास्तविक भार है वो क्या हो जाएगा, नीचे लगेगा। और एक समान त्वरण मतलब ये ए ऊपर जा रहा है। तब इस कंडीशन में हम यूज करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ का। किसके, न्यूटन के सेकंड लॉ का। द्रव्यमान F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां पर F क्या है, फोर्स है। अब फोर्स को नॉर्मली हम इसको देखते हैं, अब लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, तो कॉमन सेंस वाली, ध्यान से समझने वाली यह बात यह है कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, मतलब इस आर का मान ग्रेटर देन होगा mg से, तभी तो मेरी लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर वाला भार जो है, आभासी भार जो है, अगर उसके वास्तविक भार से ज्यादा है तभी तो मेरी लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। मतलब आर इज ग्रेटर देन, आर इज मतलब इसका जो क्या कंक्लूजन निकाला, इससे मैंने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट ये है कि मेरा आर ग्रेटर देन हो जाएगा mg से। मतलब कि जब भी मेरी लिफ्ट एक समान, वो लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाएगी तो मेरा जो उसका रियल अपरेंट वेट है, उसका जो आभासी भार है, उसके वास्तविक भार से व्यक्ति के हमेशा ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रही है। अब इसी चीज को हम, एक फॉर्मूला है उसको ड्राइव कर लेते हैं, जरा 2 मिनट का उसमें है। F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। फोर्स, अब मेरे को पता है ज्यादा वाला फोर्स कौन सा है, रिएक्शन, तो R में से क्या होगा, माइनस mg। R माइनस mg बराबर हो जाएगा ma, ठीक है। तो यहां से अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इस R को इधर ले लो, बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। यहां से R बराबर m कॉमन ले लिया, g प्लस a, ऑब्वियस है प्लस में आ रहा, मतलब R का मान क्या है, यहाँ बड़ा होगा, ठीक है। अब सेकेंड उसमें हम मैं देखता हूं, जो है लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, एक समान त्वरण से क्या जा रही है, नीचे जा रही है। तो इस कंडीशन को देखता हूं मैं, ठीक है। जो लिफ्ट है, जो है भैया ये लिफ्ट मैंने बनाई, ये कोई लिफ्ट है, इसमें कोई व्यक्ति है, इसमें अब लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे की ओर। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो उसका मैं सिंपल सा क्या है, कंक्लूजन निकालूंगा। अभी मैंने ऊपर वाला कंडीशन समझा था, मतलब ये जो mg होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, उसके अपरेंट वेट से, उसके जो
आभासी भार से जो है उसका वास्तविक भार ज्यादा होगा। मतलब थर्ड कंडीशन में बोलता हूं लिफ्ट त्वरण से नीचे जा रही, इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, जो उसका वास्तविक भार है इज ग्रेटर देन आभासी भार। ठीक है, उसके आभासी भार से उसका वास्तविक भार क्या होगा, ज्यादा होगा। बस ये कंक्लूजन हमको दिमाग में बैठा लेना। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में सीधा सीधा इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताओ कि कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा। सिर्फ आपको इतना रखना है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसका जो क्या बोलते हैं आभासी भार है वो ज्यादा होगा वास्तविक भार से, और क्यों हो रहा है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब इसके नॉर्मली अब उसके बाद में देखते हैं, अगर जो डोरी, अब लिफ्ट को डोरी तो ये खींच रही थी, मान लो ये कोई लिफ्ट है, इसको अगली कंडीशन क्या है, ये लिफ्ट है, इसको कोई डोरी खींच रही, अगर वो कट जाए यहां से सीधी तो क्या है, जो तो इस कंडीशन में उसका जो आर है, मतलब उसकी जो आर क्या बोला था मैंने, आर आपको बोला था अपरेंट वेट। अपरेंट मतलब उसका आभासी भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो मतलब सीधा सा वो क्या अनुभव करेगा, भारहीनता का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो R बराबर 0 हो गया, मतलब भारहीनता का अनुभव हो गया। वहीं अगर लिफ्ट का त्वरण, अगली कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 बोलती है मेरे पास, यदि लिफ्ट का त्वरण, मान लो लिफ्ट का त्वरण ए लिफ्ट लिख दिया मैंने, लिफ्ट का त्वरण अगर मेरे ग्रेविटेशनल त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण है उससे ज्यादा हो जाए, तो जो व्यक्ति सरफेस पे यहां था ना, अब वो कहां लगेगा, जाकर लिफ्ट की छत पर जाकर टकरा जाएगा। ठीक है, अगर लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो गया तो वो कहां टकराएगा, सीधे जाके छत पर टकराएगा। मैंने ये कंडीशन बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें कृपया। ठीक है, अगर ये चीज एक बार समझ में नहीं आ रही, ठीक है, कोई इसको रिपीट करके देख, अगर रिपीट में एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये लिफ्ट में वास्तविक भार हो गया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।